प्लीज कीप साइलेंस। रमन साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जन देख सकते हैं कि आप सभी के सामने एक स्क्रीन मौजूद है जो एक स्फेरिकल शेप यानी कि एक गोलक आकार की स्क्रीन है। हमारा ये जो शो है जिसका नाम है साइंस ऑन अ स्फीयर यानी कि गोलक पर विज्ञान। इस शो में हम हमारे सौर मंडल में पाए जाने वाले 8 ग्रहों के बारे में जानकारी बताते हैं। आप सभी जन जानते होंगे कि हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह पाए जाते हैं? यस, वेरी गुड। तो पूरी तरीके से 8 ग्रह जो है हमारे पूरे सौर मंडल में पाए जाते हैं और एक बहुत बड़ा विशाल ऑब्जेक्ट यानी कि तारा भी हमारे सौर मंडल में पाया जाता है जिसे हम हमारी पृथ्वी से रोज देखते हैं। क्या नाम है हमारे उस तारे का? सन यानी कि सूर्य, जो कि हमारे पूरे सौर मंडल में 99.86% द्रव्यमान यानी कि मास कवर करता है। देखा जाए तो सन इतना बड़ा है कि करीब करीब अपने अंदर 13 लाख के आसपास पृथ्वी समा सकता है। इतना बड़ा विशाल सन है। फिर भी अगर हम इस सन को इस गैलेक्सी में कहीं ढूंढना भी चाहे तो हम हमारे सन को इस गैलेक्सी में कहीं पॉइंट आउट भी नहीं कर सकते कि हमारा सन कहाँ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स यानी कि हमारा ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है और इस ब्रह्मांड में करीब करीब 10 to the power 11 गैलेक्सीज मौजूद है। यानी कि 10 के आगे आप 11 जीरो लिख दो, उतनी आकाश गंगाएं पूरे हमारे ब्रह्मांड में पाई जाती है और उनमें से एक आकाश गंगा हमारी मिलती है यानी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स पाए जाते हैं और उन बिलियंस ऑफ स्टार्स में एक ऐसा लिविंग स्टार छुपा हुआ रहता है जिसका सूर्य प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। यानी कि हमारा सन उसी गैलेक्सी में कहीं तो भी छुपा हुआ होता है। देखा जाए तो सन के पास उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसकी वजह से एक अद्भुत चमत्कार हमें हमारे सौर मंडल में नजर आता है कि हमारे सौर मंडल में पाए जाने वाले जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं यानी कि हमारे 8 ग्रह, वो इस सन के इर्द गिर्द परिक्रमा शुरू कर देते हैं, इसके अराउंड चक्कर लगाते हैं। तो चलिए हमारे अंतरिक्ष के सफर को और आगे बढ़ाते हैं और हमारे सौर मंडल में मौजूद उन 8 ग्रहों को बहुत नजदीकी से जानते हैं। तो जरा देखिए, आप सभी के सामने अभी एक ग्रह आया है। कोई बता सकता है इसका नाम? हाँ, ये कोई चांद की तरह दिख रहा है, बट चांद देखा जाए तो हम कोई ग्रह नहीं है, चांद कोई प्लैनेट नहीं है, चांद हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। यस, ये है मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा प्लैनेट है और पहले नंबर का प्लैनेट है जो कि सन के नजदीक रहता है। अब देखिए, सन के नजदीक रहकर बेचारा कितना काला पड़ गया है। नहीं काला नजर आ रहा आपको मर्क्यूरी? चलिए इसके ऊपर हम थोड़ा कलर करके देखते हैं, थोड़ा मेक ओवर हम इस मर्क्यूरी को यानी कि इस बुध ग्रह को देख के देखते हैं और जरा देखते हैं कि मेकअप के बाद मर्क्यूरी कितना सुंदर नजर आता है। जरा देखिए मर्क्यूरी की तरफ आप। वाह, ऐसा लगता है मर्क्यूरी ने बहुत ज्यादा मेकअप कर लिया। सो देखिए, बताना ये है कि ये इस प्लैनेट मर्क्यूरी की अब तक पाई गई सबसे ज्यादा कलर इनहांस्ड इमेज है। प्लीज शोर मत बचाइए। वैज्ञानिकों का कहना है कि मर्क्यूरी पे कोई एटमॉस्फेयर यानी कि कोई वातावरण मौजूद नहीं है और ना ही इस मर्क्यूरी का कोई नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चांद पाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दूसरे ग्रह की तरफ। दूसरा ग्रह कौन सा? यस, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, जिसे हमारी पृथ्वी के जुड़वा बहन यानी कि ट्विन सिस्टर के नाम से जानते हैं। बट यदि हम इस वीनस पे लाइफ यानी कि जीवन के बारे में सोचते हैं तो क्या इस वीनस पे हम इंसानों के लिए कोई लाइफ के चांसेस है? इस वीनस के पास इसका खुद का एटमॉस्फेयर है, खुद का वातावरण मौजूद है जो कि बहुत ज्यादा घना है, डेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस जो है वो इसके वातावरण में पाई जाती है और वैज्ञानिकों का कहना है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इस वीनस के वातावरण में करीब करीब 98% के आसपास मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक प्रॉपर्टी पाई जाती है
कि जो भी हमारे सन से लाइट रेज आती है, रोशनी आती है, उनको कैप्चर करती है, यानी कि उनको पकड़ती है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने पाया कि वीनस पे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पहुंच जाता है 460 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि फ्यूचर में कोई एस्ट्रोनॉट इस प्लैनेट वीनस पे कदम भी रखता है तो वो वहां पे जिंदा नहीं बच सकता, यानी कि सरवाइव नहीं कर सकता। आपको वीनस पे कुछ चमकीले सफेद धब्बे नजर आ रहे होंगे। कहा जाता है कि ये जो चमकीले सफेद धब्बे हैं ये इस शुक्र ग्रह पे मौजूद बादल है, यानी कि क्लाउड्स है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए हैं। इस प्लैनेट वीनस पे यानी कि शुक्र ग्रह पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि तेजाब की बरसात पाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक रहती है। और साथ ही वीनस का मर्क्यूरी की तरह कोई नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चांद नहीं पाया जाता। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक खूबसूरत प्लैनेट की तरफ। कौन सा है वो खूबसूरत प्लैनेट? हमारी पृथ्वी, यानी कि हमारी ब्लू मार्बल, जो एक गोल्डीलॉक एक हैबिटेबल जोन में पाई जाती है। ना ही सन से एकदम नजदीक है और ना ही सन से एकदम बहुत ज्यादा दूर है। अगर मान लीजिए यही पृथ्वी अगर सन से नजदीक रहती तो क्या वहां पे पानी रहता? वही पानी पूरी तरीके से उड़ जाता। और यही पृथ्वी यदि सन से बहुत ज्यादा दूर रहती तो वही पानी धीरे धीरे जो है वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता। आप सभी जन देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पे जो जमीन पाई जाती है वो 7 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 7 खंड में विभाजित हो चुकी है और 5 ओशंस यानी कि महासागर हमारी पृथ्वी पे पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा खंड कौन सा पाया जाता है? एशिया। यस, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पाया जाता है एशिया कॉन्टिनेंट, जहाँ पे हमारा इंडिया यानी कि भारत पाया जाता है। नेक्स्ट इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जहाँ पे सबसे बड़ा डेजर्ट यानी कि सहारा डेजर्ट मौजूद है। यूरोप। साउथ अमेरिका, जहाँ पे अमेज़न की सबसे बड़ी नदी और अमेज़न के जंगल पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका, द लार्जेस्ट ओशन जो कि हमारी पृथ्वी पे पाया जाता है, पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, जिसे कंगारू का देश इस नाम से भी जाना जाता है। एंड द लास्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, जो कि साउथ पोल में पाया जाता है, पूरी तरीके से बर्फ से घिरा हुआ रहता है। नेक्स्ट हम चलते हैं उस प्लैनेट की तरफ जिसे हमारे फ्यूचर प्लैनेट के रूप से जाना जाता है। कौन सा है हमारा फ्यूचर प्लैनेट? यस, मार्स यानी कि मंगल ग्रह। सो बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि हम फ्यूचर में इस प्लैनेट मार्स पे रह सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत सी समानताएं हमारी पृथ्वी में और इस मंगल ग्रह में पाई जाती है। जैसे हमारी पृथ्वी एक गोल्डीलॉक जोन में पाई जाती है, वैसे ही मंगल ग्रह जो है वो एक गोल्डीलॉक जोन में ही पाया गया है। जो सूर्य प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है, वही सूर्य प्रकाश इस मंगल ग्रह तक पहुंचने में करीब करीब 12 मिनट का समय लेता है। लेकिन अगर इस मंगल ग्रह के तापमान के बारे में सोचें तो मंगल ग्रह का जो तापमान पाया जाता है वो करीब करीब -55 to 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है, यानी कि मार्स ठंडा है। वैज्ञानिक कहते थे कि अरबों सालों पहले मंगल ग्रह के पास पानी मौजूद था, बट मंगल ग्रह के साथ एक हादसा हुआ जिसके बाद वो पानी जो है वो वहां से पूरी तरीके से उड़ गया। बट कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी भी मंगल ग्रह पे पानी मौजूद है। जैसे हमें हमारी पृथ्वी पर 2 पोल्स मिलते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वैसे ही 2 पोल्स साइंटिस्ट को इस प्लैनेट मार्स पे मिले हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। और ये जो दोनों पोल्स हैं ये ड्राई आइस की कैप से घिरे हुए हैं और उनका कहना है कि यदि फ्यूचर में किसी तरह यदि ये जो आइस है ये मेल्ट हो जाता है तो मार्स का कुछ सरफेस एरिया जो है वो पानी से कवर हो सकता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि फ्यूचर में इस प्लैनेट मार्स पे लाइफ यानी कि जीवन पॉसिबल हो सकता है। बट बिना टेक्नोलॉजी के हम इंसान इस प्लैनेट मार्स पे जिंदा नहीं रह सकते, यानी कि सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि मार्स के पास ग्रेविटेशनल फील्ड तो है बट इसके पास वो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है जो कि सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से हमको बचा सके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 5वें ग्रह की तरफ। 5वां ग्रह कौन सा है हमारे सौर मंडल में? यस, ये है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, एक गैसियस जायंट जहाँ पे कोई जमीन यानी कि कोई सतह मौजूद नहीं है। यदि एस्ट्रोनॉट इस जुपिटर पे जाता है तो वहां पे कदम भी रख सके। ये सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सौर मंडल में और सबसे ज्यादा तेज घूमने वाला यदि कोई प्लैनेट है हमारे सौर मंडल में तो वो है जुपिटर। और इतना तेज घूमने की वजह से जुपिटर पे बहुत ज्यादा तूफान भी आते रहते हैं। तो जुपिटर का एक तूफान है
जो कि इसके ऊपर बहुत सालों से मौजूद है। इस तूफान को पहली बार सर गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था। इस तूफान का नाम है द ग्रेट रेड स्पॉट, और इस तूफान के बारे में कहा जाता है कि ये तूफान ही जुपिटर पे इतना बड़ा तूफान है कि इसमें हमारे पृथ्वी जैसे 2 से 3 प्लैनेट समा सकते हैं। इतना बड़ा तूफान इस जुपिटर पे मौजूद है। तो सोचिए कि पूरा जुपिटर हमारे सौर मंडल में कितना बड़ा होना चाहिए। कोई अंदाजा लगा सकता है कि पूरे जुपिटर में कितनी पृथ्वियां समा सकती होंगी, कितना बड़ा होना चाहिए जुपिटर हमारे सौर मंडल में। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने भी बहुत सोचा और उन्होंने कैलकुलेशंस किए और उन्होंने बताया कि करीब करीब 1300 यानी कि 1300 के आसपास अर्थ लाइक प्लैनेट इस पूरे विशाल जुपिटर में समा सकेंगे। इतना बड़ा जुपिटर हमारे सौर मंडल में मौजूद है और इसके पास अभी पूरी तरीके से करीब करीब 96 मून्स यानी कि चांद पाए जाते हैं, और उनमें से जो 4 चांद रहते हैं वो साइज में बहुत बड़े पाए जाते हैं, जिन्हें गैलीलियन मून्स के नाम से भी जाना जाता है। आई होप सभी ने पिज्जा जरूर खाया होगा। देखिए, मुझे पिज्जा की तो याद नहीं आ रही है वैसे, बट जब भी मैं इस चांद को देखता हूँ तो मुझे साइंटिस्ट का वो स्टेटमेंट जरूर याद आता है कि वो कहता है कि ये जो आयो है ये कुछ पिज्जा की तरह दिखाई देता है, बट जितना ये सुंदर आपको दिखाई दे रहा है इसकी सुंदरता पे मत जाइए, बहुत ज्यादा खतरनाक है ये आयो। क्योंकि इस आयो के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि इस चांद पे बड़े बड़े ज्वालामुखी आज भी एक्टिव कंडीशन में मौजूद है, और जैसे हमारी पृथ्वी पे नदियां पाई जाती है, नदियों में पानी रहता है, इस चांद पर भी नदियां पाई जाती है, बट उन नदियों में पानी की बजाय लावा मौजूद रहता है। तो सोचिए कि कितना खतरनाक होगा ये चांद। दूसरा चांद है यूरोपा, जो कि पूरी तरीके से बर्फ से घिरा हुआ है। यहाँ पे आइसी ग्लेशियर्स और बर्फ की नदियां पाई जाती है। तीसरा चांद है गैनमेड, जो कि जुपिटर का सबसे बड़ा चांद है, और चौथा चंद्रमा है कैलिस्टो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले ग्रह की तरफ। जरा देखिए अगला ग्रह कौन सा आ रहा है? कंफर्म सैटर्न लग रहा है आपको? कुछ गायब नहीं दिखाई देता। सो जितने भी आउटर प्लैनेट्स हमारे सौर मंडल में पाए जाते हैं उन सभी के अराउंड रिंग्स मिलती है, बट वो रिंग्स हमको यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से वो रिंग्स हम यहाँ नहीं प्रोजेक्ट कर सकते। तो सैटर्न भी जुपिटर की तरह एक गैस जायंट है, और ये इतना बड़ा है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि सैटर्न में करीब करीब 800 से लेकर 1000 अर्थ फीट हो सकती है। इतना बड़ा सैटर्न हमारे सौर मंडल में मौजूद है, और इसके बाद जो खूबसूरत रिंग पाई जाती है, मोर देन 30+ रिंग्स जो है वो इस सैटर्न के अराउंड पाई जाती है। तो वो रिंग्स कैसे बनी? सो वैज्ञानिक कहते हैं कि सैटर्न का एक चांद जब इसके नजदीक पहुंचा तो उस समय सैटर्न का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा खतरनाक था, और इतना खतरनाक था कि जब वो चांद इसके नजदीक पहुंचा तो उस चांद के बहुत ज्यादा टुकड़े हो गए। तो काफी ज्यादा डेब्रीज यानी कि जो कचरा था वो बाहर निकला, और इस प्लैनेट की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने वो जो डेब्रीज थी वो ज्यादा स्पेस में नहीं जानी थी, तो सारी डेब्रीज इसके अराउंड घूमना शुरू हुई, और कहा जाता है कि उन्हीं का कन्वर्जन काफी सालों के बाद एक रिंग के दरमियान हुआ। नाउ अभी सैटर्न को हमारे सौर मंडल में किंग ऑफ मून के नाम से जानते हैं। इसे चंद्रमाओं का राजा इस नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों कहते होंगे? जाहिर सी बात है कि इसके पास सबसे ज्यादा चांद होने चाहिए। तो किसी को कुछ आइडिया है कि एट प्रेजेंट सैटर्न के पास कितने चांद मौजूद है? कंफर्म 128 है ना? यू आर आस्किंग 128। ओके, दैट्स अ गुड नंबर। अच्छा, इस नंबर को कौन आगे बढ़ाना चाहेगा 128 को? क्या लगता है कितने चांद होने चाहिए सैटर्न के पास? जुपिटर से तो ज्यादा ही है। चलिए मैं आपको क्लू दे देता हूँ। तो सैटर्न के पास एट नाउ रिसेंट जो चांद पाए जाते हैं वो 100 से ऊपर है, लेकिन 150 में 4 से कम है। यस, सो करीब करीब 146 चांद जो है वो इस सैटर्न के पास पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले ग्रह की तरफ। अगला ग्रह कौन सा? यूरेनस। ठंड लग रही है क्या आप सभी को? क्योंकि हमारा सफर तो बहुत आगे निकल चुका है, और ये सफर इतना आगे निकल चुका है कि अभी हम 7वें ग्रह पर पहुंचे हैं, और 7वां ग्रह जो है वो है यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह, जो कि हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा ठंडा है।